वो टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स एक रेंज में स्टक हो गए, जैसे 450 550 आ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 550 से 600 आ रहे हैं, 600 प्लस बढ़ ही नहीं रहे, में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो उस आसान क्वेश्चन को भी टफ बना देती है, जबकि वो क्वेश्चन आसान होता है। तुम्हें रोज टेस्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रोज टेस्ट दोगे तो तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा है कि रिवीजन अगर अभी नहीं करोगे ना, तो मेन एग्जाम में तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ तो छूटा हुआ है। और तुम ऐसे बच्चे ना जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, उनके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए टेस्ट एनालिसिस। नॉलेज जो है ना वो अंदर तभी रहेगी जब बार बार चीजों को पढ़ा जाएगा। तो तुम्हारे को क्या करना है, रिवीजन करते जाओ और टेस्ट देते जाओ। Hello everyone, my name is Dolly Purohit. Currently I am a second year MBBS student at GMCD. तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो नीट की तैयारी है वो बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। जो आज का हमारा वीडियो है ना, वो होने वाला है 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियोस। स्ट्रैटेजी अगर बोलूँ ना, मैं इसे यूं बोलूँ कि इसमें मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो भी चीजें मैंने मेरे लास्ट के 30 दिनों में अप्लाई करी थी। अभी आपके जो नीट का एग्जाम है ना, उसमें लगभग 30 दिन बचे हैं आपके, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए कि आपका जो मॉक टेस्ट आप दोगे उसमें आपके मार्क्स अच्छे आए, आपका जो फुल सिलेबस टेस्ट दोगे उसमें आपके मार्क्स अच्छे आए, और अल्टीमेटली हमारे को तो नीट एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने ना, तो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने खुद ने अप्लाई करी थी। और मेरे खुद के जो मैं आपको सच बताऊं ना, तो मॉक टेस्ट में मेरे भी जब नीट से 30 दिन पहले जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ना, उसमें मेरे इतने खास मार्क्स नहीं आए थे। मतलब उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगी कितने मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 2-4 चीजें अप्लाई करी, उससे मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हुए और अल्टीमेटली नीट में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो आपके लास्ट के जो 30-25 दिन बचे हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इन डेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब ऐसा है कि जब तक ना एग्जाम की डेट नहीं आती ना, तब तक वो अपने अंदर वो जो जुनून है ना, वो बाहर नहीं निकलता। मैं खुद बता रही हूँ कि जब मेरे भी अभी प्रॉफ्स के एग्जाम चलते हैं ना, तो जब तक डेट नहीं आती नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जैसे ही डेट आ जाती है ना, तो अपने अंदर यूं होता है कि नहीं अब पढ़ना है। और जैसे एग्जाम होता है ना कि अभी 2-4 दिनों में एग्जाम है, तो ऐसी स्पीड आती है पढ़ने की, ऐसा मतलब डेडिकेशन आता है कि वो सारा सिलेबस कवर भी हो जाता है और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो अभी क्या है, तुम्हारे अंदर वो बहुत खतरनाक वाला पोटेंशियल है। तो तुम अगर इस पोटेंशियल को बाहर निकालोगे, इन 30 दिनों में अपनी एनर्जी लगाओगे ना, तो तुम्हारे को काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट दिखेगा अपने मार्क्स में। और अभी ऐसा है कि तुम्हारे को ना, अभी जैसे 30 दिन बचे हैं, तो तुम्हारे को ऐसा है कि तुम्हारी जो मंजिल है वो दिख रही है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब हमारी डेस्टिनी हमारे को दिख रही होती है ना, तब हमारे जो कदमों की स्पीड होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। 30 दिनों में तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना, तो उस जो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं है उसको तुम कंप्लीट करने की लगोगे ना, तो तुम खुद देखोगे कि तुम पूरे साल भर जो पढ़ रहे थे और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें काफी डिफरेंस आएगा। तुम्हें फील होगा कि तुम बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए हो और तुम अपना अच्छा दे पाओगे। तो अभी ये जो लास्ट के तुम्हारे 30-25 दिन जो बचे हैं ना, उसको तुम्हें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो ये वीडियो आगे तुम तभी देखो जब तुम इस डेडिकेशन को अपने अंदर ला सको। बिल्कुल कोई सी सोशल मीडिया एप्स को यूज ना करो, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कहीं भी ना करो, फ्रेंड्स वगैरह कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो ही इस वीडियो को आगे देखने का मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ 30 डेज है ना, इस बात को मैं इस चीज पे खत्म करूंगी कि तुम ये वीडियो देखने आए हो ना, मतलब तुमने साल भर अच्छे से मेहनत करी है, बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो नहीं पता है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, वो चीजों को अगर सही कर लोगे ना, तो तुम अपनी डेस्टिनेशन को पालोगे। बस इतना है कि इस सिचुएशन में, इस मुकाम पे इतनी दूर तक आके हमें गिव अप नहीं करना है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, डोंट गिव अप। मतलब जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपने आप को लगाते रहो और करते रहो, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना, वो बात का जो रिग्रेट है ना कि हमने यार एफर्ट नहीं लगाया, वो तो कम से कम नहीं होगा ना। और सच में मैं बताऊं ना, रिग्रेट लाइफ में बहुत बड़ी चीज है कि अगर हो ना, तो मतलब इंसान सही से नहीं रह पाता, पॉजिटिविटी चली जाती है उसके अंदर की। तो इसलिए सिलेबस कवर नहीं है तो उसको कवर करो, और कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में ना मैं जो पूरी स्ट्रेटजी और टिप्स ट्रिक्स जो भी चीजें बताने वाली हूँ ना, वो कैटेगरी वाइज बताऊंगी। कैटेगरी वाइज कैसे कि जो बच्चा जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है ना, वो उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करे। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी वाले बच्चे वो आते हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे बच्चे मोस्टली अधिकतर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो यही बच्चे होंगे, और मैं भी इन्हीं से एक बच्ची थी। मतलब मेरा खुद का पेपर 17 जुलाई को था और मेरा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ था ना, वो 14 तारीख तक मुझे याद है। हाँ, 14 तारीख को मैं पी ब्लॉक कर रही थी, मुझे याद है। तो वो वहां तक कंप्लीट हुआ था। और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी रह गए थे जिनको मैंने एक भी बार टच नहीं किया था, और वो लास्ट में ही पढ़े थे मैंने। मतलब एक भी बार पूरे साल में नहीं पढ़ा और लास्ट में पढ़े थे मैंने, ऐसा भी हुआ। और फिर भी देखो मेरा सिलेक्शन हुआ ना। तो इस बात से अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत करो।
अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस 2-4 चीजें जो मैं बताऊंगी ना उस चीज को कर लेना। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें अभी क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हारी टेस्ट देना। नहीं, तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी है सिलेबस को कवर करना। सिलेबस कवर करते हुए टेस्ट भी देने। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टेस्ट नहीं देने हैं। तुम्हें क्या करना है? सिलेबस कवर करो, जो सिलेबस कवर किया है उसका टेस्ट दो। यानी अभी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना है, अभी तुम्हें पार्ट टेस्ट देने। पार्ट टेस्ट देने के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैंने खुद ने क्या किया था, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। उसमें जो जो सिलेबस आता था वो मैं 2 दिन 3 दिन पहले कर लेती थी। उसके ऊपर पूरा फोकस उसी सिलेबस के ऊपर, सिलेबस को अच्छे से कवर किया, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करती थी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे टेस्ट से हो जाएगा, नहीं होता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए कॉन्फिडेंस को लाने के लिए तुम्हें उस टेस्ट से पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन किए, उसका पूरा अच्छे से रिवीजन करके फिर टेस्ट देती थी। उसमें मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज हो गए थे मेरे। तो बस तुम भी यही अप्लाई करो, सिलेबस कवर करो, टेस्ट दो, सिलेबस कवर करो, टेस्ट दो। और जब तुम्हारा ऐसे करके लास्ट में एंडिंग में ऐसा आ जाएगा ना कि बहुत सारा अच्छे से सिलेबस कवर हो गया है, तो फुल सिलेबस टेस्ट तब देना। क्योंकि अगर तुम टेस्ट दोगे और तुम्हारे उसमें से क्वेश्चन ही तुम्हें ऐसा है कि ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो वो तुम्हारे 2 से 5 5:30 बजे का जो तुम्हारा टाइम है ना टेस्ट देने का, वो और वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम तो और पढ़ लेते ना, क्वेश्चन भी बहुत कम प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए मेरी मानो तो पहले सिलेबस को अच्छे से कवर करो, उसके बाद साथ साथ में थोड़े थोड़े टेस्ट देते रहो और बाद में भी फुल सिलेबस टेस्ट देना। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चों पे, और ये बच्चे वो हैं जिनका जो है ना वो टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स एक रेंज में स्टक हो गए, जैसे 450 550 आ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 550 से 600 आ रहे हैं, 600 प्लस बढ़ ही नहीं रहे। उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि मतलब मैं ऐसा बताऊंगी कि एनटी है ना, वो जो अपना नीट का पेपर बनाता है ना, वो काफी इजी बनाता है। लेकिन ऐसा होता है अभी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बच्चे यूँ सोचते हैं कि बाद में भी अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अभी जो तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो ना, उसका लेवल एनटीए का जो अभी नीट का जो पेपर होगा ना, उससे काफी अप होता है। वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे, वहां पे इजी पेपर आता है, तो तुम बोलोगे कि दीदी वो इजी पेपर वो भी नहीं बनता है। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत स्ट्रेस होता है। यूं है कि ये 3 साढ़े 3 घंटे जो है हमारे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो उस आसान क्वेश्चन को भी टफ बना देती है, जबकि वो क्वेश्चन आसान होता है। तो अब मैं इतना सारा ज्ञान क्यों दे रही हूँ? वो ज्ञान इसलिए है कि तुम्हारा जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो एज अ रिवॉर्ड उसे रिवॉर्ड लो कि हाँ हमारा सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट है, हमें सिर्फ टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट देने का तुम्हारी क्या होना चाहिए? तुम्हारे को सबसे मेन फोकस करना है तुम्हारे टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, और तुम्हारी जो टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, वो मेरे हिसाब से अल्टरनेट डे पे होनी चाहिए। तुम्हें रोज टेस्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रोज टेस्ट दोगे तो तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा है कि रिवीजन अगर अभी नहीं करोगे ना, तो मेन एग्जाम में तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ कुछ तो छूटा हुआ है, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। तो वो सारी चीजें याद आएगी, जिसकी वजह से स्ट्रेस और इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हारे को रिवीजन भी साथ में करना है और तुम्हारे को टेस्ट भी देना है। तो अब तुम्हें रिवीजन कैसे करना है और टेस्ट कैसे देना है। जैसे आज टेस्ट दिया तो कल नहीं देना, फिर परसों दोगे, फिर उसके अगले दिन नहीं देना। तो जिस दिन तुम टेस्ट दे रहे हो वो टेस्ट उसी टाइम होना चाहिए जिस टाइम तुम्हारा नीट का जो पेपर होता है, 2 से 5:30 बजे तक, उसी बीच में तुम्हारे को टेस्ट देना है। ठीक है, अपना रिवीजन का अच्छा सा प्लान बनाओ। और जिस दिन टेस्ट नहीं है ना, उस दिन भी तुम्हें क्या करना है, सुबह से लगना है, सुबह से 1 बजे तक तुम्हें सारा अपना रिवीजन कर लेना है। जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम पे नहीं करनी है। तुम्हारे को कब करनी है? 2 से 5 जो तुम्हारा टाइम है ना, उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हारी वो हैबिट में आ जाएगा। और जब कोई चीज हैबिट में आ जाती है ना, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हैबिट में अगर तुम्हारे आ जाएगा ना, इस टाइम 2 से जो 5:20 का जो हमारा टाइम है, उसमें हमारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो वो जो नीट में तुम करोगे ना, जो नीट का तुम्हारा पेपर होगा, उसमें भी तुम क्वेश्चन ही करोगे, उसके आंसर करोगे, ओमार शीट भरोगे, तो वो तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा। तुम रोज ही रोज ये चीज करोगे ना, तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे तुम खुद देख सकते हो कि मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और तुम ऐसे बच्चे ना जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, उनके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए टेस्ट एनालिसिस। और टेस्ट एनालिसिस ऐसा नहीं है कि तुम अगले दिन करो, जिस दिन तुमने टेस्ट दिया है उसी दिन तुम्हारे को टेस्ट एनालिसिस करना है। 5:20 पे तुम्हारा पेपर खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद 6 बजे से लगो और 6 बजे से टेस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं टेस्ट एनालिसिस करना जरूरी क्यों है। मान लो तुमने एक टेस्ट दिया, उसमें तुम्हारे कोई जो क्वेश्चन थे वो तुमने गलत कर दिए, सिली मिस्टेक से हुए, कैसे भी हुए, गलत हो गए। लेकिन अगर तुमने टेस्ट एनालिसिस नहीं किया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आगे जो नेक्स्ट तुम्हारा टेस्ट है ना, उसमें कौन सा जो टॉपिक है जो तुम उस फर्स्ट वाले टेस्ट में गलत कर रहे थे, वो रिपीट हुआ है। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो तुम्हारा रिपीट हुआ है, लेकिन अगर तुमने टेस्ट एनालिसिस नहीं किया है तो नेक्स्ट वाले जो टेस्ट है ना, उसमें भी वो गलत होगा। फर्स्ट टेस्ट में एनालिसिस नहीं किया तो सेकंड टेस्ट में वो अगर क्वेश्चन क्या वो कॉन्सेप्ट भी रिपीट हुआ ना, तो तुम्हें नहीं आएगा। इसीलिए टेस्ट एनालिसिस
बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताती हूँ ना, टेस्ट एनालिसिस उसी दिन करना जरूरी है, क्योंकि ना इंसान का नेचर होता है, इंसान होते ही ऐसे है कि हम ना हमारी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते और गलती बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम अपने आप को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, तो अपने आप को परफेक्ट ट्रीट मत करो और अपनी मिस्टेक को मानो कि हाँ टेस्ट में ये गलती मुझसे हुई है, ठीक है, उसको उसी दिन टेस्ट एनालिसिस करो। अगर तुम एक दिन का भी गैप लोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो सिली मिस्टेक से गलत हुआ था, या तुमने इसमें टाइम ज्यादा ले लिया था इस वजह से ये छोड़ना पड़ा था, या तुम्हारे को ये तुमने पढ़ाई नहीं था इस वजह से गलत हुआ। तो इसलिए तुम्हारे को टेस्ट एनालिसिस उसी दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो मैं सारे बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो अभी जो लास्ट के 30 दिन है उसमें जो भी टेस्ट दोगे ना उसी दिन एनालिसिस करना उसका बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, जितना भी लगे। तुम्हारे को अपनी गलतियां पता चल रही है ना, अगर वो गलतियां तुम्हारे को नीट एग्जाम से पहले पता चल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा ना, तो वो गलतियां वहां नहीं होगी। तो वहां उस गलतियों को ना करने के लिए अभी टेस्ट एनालिसिस करना उसी दिन जरूरी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी के बच्चों के ऊपर, और ये बच्चे वो हैं कि दीदी हमारा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन हमने ना अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है। तो तुम्हारे लिए मैं ये बोलूंगी कि तुम्हें ना अब तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, तुमने ऑब्वियसली तुमने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए होंगे, डीपीपी जो लेक्चर के साथ होती है वो करी होगी, तो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है। लेकिन अब तुम्हारे को लास्ट के जो 30 दिन हो गए ना, तो उसमें तुम्हारे को रिवीजन के ऊपर भी फोकस करना है और टेस्ट के ऊपर भी फोकस करना है। तुम अब यूं सोचोगे कि हमने तो सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है तो हमें टेस्ट ही देने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेस्ट जो देते हो ना तो उसमें वो होता ही इसलिए कि तुम कुछ रिवाइज करके फिर टेस्ट दोगे, वो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। नॉलेज जो है ना वो अंदर तभी रहेगी जब बार बार चीजों को पढ़ा जाएगा। तो तुम्हारे को क्या करना है, रिवीजन करते जाओ और टेस्ट देते जाओ। और ये जो टेस्ट है ना उसमें तुम्हें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम्हारे को फुल सिलेबस टेस्ट के ऊपर चले जाना है। तुम्हारे को फर्स्ट में पार्ट टेस्ट देने हैं, जैसे बायो के ये चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब बायो की कोई यूनिट वाइज करो। जैसे बॉटनी में तुम फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो वाला जो पूरा वो वाला पार्ट है उसका पार्ट टेस्ट में वो आ गया सिलेबस। फिजिक्स में तुम 11th का पोर्शन ले सकते हो, काइनेमैटिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो वाले जो सारे वो ऐसा है ना, तो इनको ये जो सारा सिलेबस है ना उसको पार्ट टेस्ट में लो और उसका करो। तो इस वजह से तुम्हारा क्या होगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और तुम्हारे टेस्ट की जो प्रैक्टिस है ना तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुल मिला के तुम्हारी सिचुएशन काफी अच्छी है, इन दोनों जो बच्चे हैं ना उनसे काफी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। और ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना तो तुम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना उनसे भी नीचे चले जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस को लाने के लिए तुम्हारे को टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन मैं यूं नहीं कहूंगी कि फुल सिलेबस टेस्ट के ऊपर हो जाओ। और फुल सिलेबस टेस्ट जो तुम्हारे को ना कब से स्टार्ट करना होता है, मैंने खुद ने कब से किया था, नीट जो था ना उससे 10 दिन पहले भी फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना। मैंने खुद ने 15 दिन पहले किया था, लेकिन जिनका सिलेबस कवर नहीं है ना, अभी बहुत ज्यादा बाकी है, तो वो तुम 10 दिन पहले भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन मोस्टली कोशिश करो कि नीट जो है ना उससे 15 दिन पहले फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। उसमें भी अगर फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं है ना तो उस पोर्शन को छोड़ दो, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो ये था हमारा पूरा वीडियो के लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या क्या करना है, सारे कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया आपको। और अब मैं ऐसा बोलूंगी कि इतनी दूर आके हार नहीं माननी है। मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी यही बात बोली थी और लास्ट में भी यही बोल रही हूँ कि अभी ना तुम्हारी एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करो। सिलेबस कवर नहीं है तो कवर करो, टेस्ट नहीं दिए तो टेस्ट दो, रिवीजन नहीं हुआ है तो रिवीजन करो। लास्ट में बस यूं नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट रह गया कि यार थोड़ा सा और कर लेते तो 600 प्लस आ सकता, थोड़ा सा और कर लेते तो 650 प्लस आ सकता, थोड़ा सा और कर लेते तो ये कॉलेज नहीं वो अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो रिग्रेट कभी ना रहे, इस वजह से अभी अपने आप को झोंक दो। बहुत अपनी एनर्जी जो है ना तुम्हारी बहुत ज्यादा अभी एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं और थैंक यू सो मच।